हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं दो तीन टॉपिक्स की, जिसमें पहला टॉपिक है पावर ऑफ टाइम फ्रेम। सो पावर ऑफ टाइम फ्रेम से मतलब क्या है, कौन से टाइम फ्रेम की कितनी पावर है। ठीक है। सो सबसे ज़्यादा पावर होती है हमारी ईयरली के टाइम फ्रेम में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतनी ज़्यादा पावर है। अगर ईयरली के ऊपर और कोई टाइम फ्रेम है तो उसकी पावर उससे भी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा पावर है ईयरली की। ईयरली से कम होती है हाफ ईयरली की। ठीक है। और हाफ ईयरली से कम पावर होती है क्वार्टरली की। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाते रहोगे उतनी ज्यादा पावर बढ़ती रहती है जोन्स की। मतलब जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना ज्यादा पावर कम होती है जोन की। ठीक है। डिमांड जोन सप्लाई जोन की पावर उतनी ज्यादा कम होती जाती है। क्वार्टरली से ज्यादा कम होगी मंथली की। ठीक है। और मंथली से ज्यादा कम होगा वीकली का। ठीक है। वीकली से ज्यादा कम होगा डेली का। डेली से ज़्यादा कम होगा 125 मिनट का, 75 मिनट का, और अपना 60 मिनट का भी। किसी किसी में 125-70 होता नहीं है। अब 125-70 हमारे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम क्यों है वो हम आगे बात करेंगे। और 60 उनसे कम क्यों है इसके आगे में बात कर लेंगे। आज नहीं करेंगे, थोड़ा आगे की वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है। सो इससे भी ज़्यादा कम पावर होगी 30 मिनट की। उससे भी ज़्यादा कम होगी 15 मिनट की। उससे भी ज़्यादा कम होगी 5 मिनट की, एंड सो ऑन। जितना भी छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज़्यादा कम होती जाती है जोन की पावर। ठीक है। इसको और बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखो, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ईयरली की पावर सबसे ज़्यादा, उससे कम हाफ ईयरली, उससे कम क्वार्टरली। जितने ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में आते जा रहे हो उतनी ज़्यादा जोन्स की पावर घटती जा रही है। सो एक एग्जाम्पल से देखते हैं ये हो क्यों रहा है। अब हमने ये तो पता कर लिया कि हाँ ये होता है, बट ऐसा क्यों होता है। ठीक है। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक्सीडेंट का ग्राफ लिया है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ईयरली। ठीक है। ये देख रहे हो, ईयरली की एक कैंडल देखना, सबसे लास्ट वाली। ईयरली की ये एक कैंडल काफी एक्सप्लोसिव है ना। इसने सिर्फ इतनी बड़ी दिख रही है। ईयरली की ये कैंडल, लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल है इसकी बात। ठीक है। मार्क कर लेते हैं। ईयरली की ये कैंडल देखो इतनी दिख रही है यहाँ पे। पेंसिल यार इसमें थोड़ा दिक्कत दे देता है। एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बन गया है ना, देखने में मजा आएगा। ये देखो, चलो इतना से ले लेते हैं। ठीक है। ईयरली की मेरा ये वाला एरिया जो है इतना बड़ा दिख रहा है यहाँ यहाँ पर ईयरली पे। और इसी को अगर तुम क्वार्टरली हाफ ईयरली में देखोगे तो ये दो कैंडल को मिला के बना है। ठीक है। अगर बात करूं मैं इस ईयर की, ये देखो, जून का और ये अगस्त का, ये मेरा 6-6 महीने की अभी पूरी वाली कैंडल हुई नहीं है। बट इन दो कैंडल को मिला के वो एक कैंडल बनी है। तो सोचो, एक कैंडल जो इतना बड़ा मूव दे दे वो ज्यादा पावरफुल है कि ये दो कैंडल मिला के इतना मूव दे वो ज्यादा पावरफुल है ना। एक कैंडल वाला ज्यादा पावरफुल हुआ ना। अब सेम चीज अगर तुम लोग क्वार्टरली पे आ जाओगे, क्वार्टरली पे चार कैंडल मिला के बना है। ये देखो, एक दो तीन चार, इन चारों को मिला के वो एक कैंडल बनी है। तो वो एक कैंडल ज्यादा पावरफुल है कि ये चार कैंडल ज्यादा पावरफुल है, या वो इन इन चारों से ज्यादा पावरफुल तो वो दो कैंडल वाला है। तो जितना ज्यादा नीचे आते जाओगे ना उतनी ज्यादा कैंडल्स होती जाएंगी। अब ईयरली की कैंडल को बनाने के लिए मंथली कितनी लगेंगी, 12 कैंडल। अब ये देख रहे हो, ये मूव आई है 12 कैंडल्स में। 12 कैंडल में जो ये मूव आई है वो ईयरली में सिर्फ एक कैंडल में आ गई है। तो ईयरली का इससे ज्यादा पावरफुल हुआ ना। एक कैंडल ने इतना बड़ा मूव दे दिया, प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया। या फिर 12 कैंडल मिल के इसको यहाँ से यहाँ तक ले गई। एक कैंडल वाला मूव ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा जोन होगा। अब सोचो, इस टाइम फ्रेम में जो जोन बनेंगे कितनी ज्यादा प्राइस को मूवमेंट से बनेंगे, है ना। इसने प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ तक ले गया। अभी ईयरली में तो इतना बड़ा भी एरिया होता। अगर तुम मान लो मंथली में देख रहे हो, मंथली में इसका इतना परसेंट एरिया भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नजर आता। अभी देखो, तुम्हें ईयरली की कैंडल इतनी दिख रही है बस। और मंथली में अगर तुम देखोगे, मंथली में ये एक कैंडल इतनी बड़ी दिख रही है जितनी बड़ी हमारी अगर ईयरली वाली कैंडल थी। अगर मैं इसी को प्लस कर दूं, ये देखो, अगर थोड़ा और प्लस करूंगा मंथली पे, तुम देखोगे ये वाली कैंडल, ये इकलौती कैंडल वैसी दिख रही है। बट प्राइस को इसने यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में इसमें 12 कैंडल्स लग गई होंगी। और वहां सिर्फ एक कैंडल ने उतना प्राइस का मूवमेंट दिया, है ना। वही बात है, जितने बड़े टाइम फ्रेम का जोन है उतना ज्यादा पावरफुल है। अगर वीकली में आ जाओगे तो वीकली में तो 52 कैंडल्स लगी होंगी उतने बड़े मूव के लिए। तुम देख भी नहीं सकते हो। लाइक देखो, पेंसिल भी मिल चली गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। पूरी वीक की कैंडल्स पूरे इस साल की देख लो।
कहाँ से स्टार्ट हुई थी प्राइस? मार्च तक आए अभी तो हम लोग। अभी हम लोग फरवरी में आए हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है देखो। 13 जनवरी, 6 जनवरी, ये रहा। 6 जनवरी से लेके यहाँ तक ले, हम देखो कितनी सारी बेस कैंडल है। और वो इकलौती मूव के अंदर कितनी सारी कैंडल्स आ गई वीकली की, है ना। सेम अगर मंथली की बात करोगे तो वीकली की अपनी 5 कैंडल को मिला के एक मंथली की कैंडल बनेगी, है ना। अब अगर यही काम मैं मंथली पे कर दूं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस समझनी है तो एक बार मंथली का भी देख लेते हैं। ये मेरी एक मंथली की कैंडल ली मैंने, ठीक है। ये मेरी मंथली की एक कैंडल है। इसमें सिर्फ इतना सा मूव दिख रहा है। अब इस एक कैंडल को बनाने के लिए वीकली की मेरी 4 कैंडल लग गई, 4 या 5 कैंडल। ये देखो, इस एक कैंडल के मूव के लिए। और देखने में तो ये इकलौती कैंडल वीकली की इतनी एक्सप्लोसिव लग रही है, बट इसने प्राइस को यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी कर दिया है। 4 कैंडल को मिला के बनी है वो मंथली की एक कैंडल। सेम अगर तुम डेली में चले जाओगे, डेली की तो बहुत कैंडल्स लग गई उस मंथली को बनाने के लिए, 22 या 23 कैंडल्स लगी होगी, है ना। थोड़ा पीछे होगा, ये देखो ये रहा। ये लाइन यहाँ पे ही है। कम से कम यहाँ से मान के चलो 20 उस कैंडल्स लगी हैं उस एक मूव को बनाने के लिए, छोटी सी कैंडल के लिए। ठीक है। समझ रहे हो क्यों बड़े टाइम फ्रेम के जोन ज्यादा पावरफुल होते हैं? सो यही रीजन होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के जो जोन्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं छोटे टाइम फ्रेम के जोन से। सो अभी देखेंगे हम लोग अपना अगला टॉपिक। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक की, जो है पावर ऑफ जोन्स। हमने अभी पावर ऑफ टाइम फ्रेम पढ़ा। अब एक डिमांड जोन या एक सप्लाई जोन के लिए एक्स्ट्रा अचीवमेंट क्या होगी, ज्यादा पावरफुल वो कैसे होगा। ठीक है। सबसे पहले डिमांड जोन के लिए, इफ अ डिमांड जोन ब्रेक्स अ सप्लाई जोन देन इट इज मोर पावरफुल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारा कोई भी डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड लेते हैं। ठीक है। इफ अ सप्लाई जोन ब्रेक्स अ डिमांड जोन देन इट इज मोर पावरफुल। हमने पावर ऑफ जोन की बात पहले भी करी है। वो सब चीजें भी कंसिडर करनी, कितनी बेस कैंडल है वो सब चीजें भी कंसिडर करनी है। पावर ऑफ जोन की बात हमने उधर बेस कैंडल में भी की थी, इधर भी करी है। अगर कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है उस टाइम फ्रेम में या उसके बड़े टाइम फ्रेम में भी, तो वो ज्यादा पावरफुल है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में करता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। सप्लाई जोन के लिए भी सेम चीज है। सप्लाई जोन अगर किसी डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो वो ज्यादा पावरफुल है। बड़े टाइम अगर छोटे टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ब्रेक करता है तो तुम्हारा सप्लाई जोन ज्यादा पावरफुल है, और भी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे समझ आ जाए। ये मैंने निफ्टी एमसीजी का ग्राफ खोला है। ठीक है। तुम्हें ये वाला डिमांड जोन दिख रहा होगा। ठीक है। मेरे माउस का कर्सर देखना, ये रहा। रैली बेस रैली। ठीक है। इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन ने क्या इस सप्लाई जोन को बीच मतलब ब्रेक नहीं किया? अगर मैं बात करूं, एक लाइन ले लेते हैं। ये देखो, ये था मेरा विदाउट बेस कैंडल का एक सप्लाई जोन, है ना। कहीं ना कहीं इस वाले डिमांड जोन ने इसको ब्रेक नहीं कर दिया। डिमांड जोन बना, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल हुआ। ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल हुआ कि डिमांड जोन मेरा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। कोई भी डिमांड जोन अगर किसी सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, इस टाइम फ्रेम में, इसके बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो तुम। बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर वीक कर मतलब ब्रेक करता है तो वो सब तो सप्लाई जोन या डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है अगर उसके ऑपोजिट जोन को ब्रेक करता है वो। जैसे इस डिमांड जोन ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया, विदाउट बेस कैंडल वाले सप्लाई जोन को। हमने मार्किंग अभी पिछले में ही सीखी थी। ठीक है। तो ये हमारा डिमांड जोन ने एक प्लस पॉइंट लिया अपने लिए कि ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। और इसमें बेस कैंडल में तुमने देखा था एक ही थी। एक एग्जांपल मुझे लेना है सप्लाई जोन का। ठीक है। यहाँ आई थिंक मिल जाएगा। ठीक है। ये मेरा एक सप्लाई जोन है। ठीक, समझ रहे हो। ये मेरा एक सप्लाई जोन था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कर्सर देखना माउस का मेरा। ठीक है। ये रहा मेरा रैली, दो बेस कैंडल, ये मेरी लगआउट कैंडल ड्रॉप।
रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन, ठीक है, और ड्रॉप बेस्ड रैली का ये डिमांड जोन। दोनों चीजों को ध्यान से देखना। ये डिमांड जोन देखो, एक बार ये नया बना था, यहाँ पे टेस्टेड हो चुका था, बट ये जो नया डिमांड जोन फॉर्म हुआ इन तीनों का, ड्रॉप बेस्ड रैली का ये वाला डिमांड जोन, ठीक है, और यही रैली बेस्ड रैली का सप्लाई जोन। इधर की लेग आउट कैंडल इसके लिए लेग इन, आगे हम ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये मैं एक बार पेंसिल से बना भी देता हूँ। ये मेरा एक डिमांड जोन का एरिया था, है ना, यहाँ तक इसका मेन था, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट। इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखो प्राइस थोड़ी उठी और प्रॉपरली ब्रेक भी हुआ ये, है ना। तो ये सप्लाई जोन ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ जिसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, है ना। इसने स्टॉप लॉस तो देखो करवा ही दिया है, इतना नीचे गया इससे ये वाली कैंडल, तो स्टॉप लॉस तो हुआ। अब ब्रेक करने की सिर्फ फॉर्मेलिटी करी इसने, प्रॉपरली मतलब एकदम जो कहते हैं ना एकदम ब्रेकआउट दे दिया हो, वैसी वाली सिचुएशन नहीं थी। बट इतना कह सकते हैं कि हाँ फॉर्मेलिटी के लिए ब्रेकआउट कर दिया तो ज्यादा पावरफुल है। अगर और एग्जाम्पल मुझे मिलते हैं, मैं तुम्हें एक और अच्छा सा एग्जाम्पल ढूंढ के दिखाता हूँ जिसने प्रॉपर डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया हो और तुम्हें पावर देखे सप्लाई जोन की उसमें डिमांड जोन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा था एक बहुत अच्छा सप्लाई मतलब डिमांड जोन मिल जाएगा। डेली पे देख लेते हैं इसी चीज को, आई थिंक ज्यादा अच्छा फिगर मिल जाए, ठीक है। थोड़ा पीछे चलते हैं, सप्लाई जोन के आसपास ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा मिलते हैं बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के आसपास। ये देखो ये रहा एक सप्लाई जोन, चलो मिल गया एग्जांपल मुझे। ये देखो ये मेरी लेगिन कैंडल है ना। इन दोनों को मैं बेस ले रहा हूँ, इसको तुम एक्साइटिंग लोगे तो भी चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी कैंडल नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। ये हो गया ड्रॉप, ये दो हो गई बेस, ये हो गई ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन, देखो मार्किंग भी कर रखी है मैंने इसमें, दोनों ये वाली कैंडल देखना, इन दोनों को मैंने बेस कंसिडर करके मार्किंग करी हुई है। इस सप्लाई जोन ने कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन को भी ब्रेक नहीं किया। डिमांड जोन भी चलो मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। ये रहा मेरा डिमांड जोन, ये रहा रैली बेस रैली, रैली बेस रैली के डिमांड जोन को इस ड्रॉप बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन ने ब्रेक कर दिया, प्रॉपरली ब्रेक किया। देखो एक पल के लिए भी मूव नहीं आया। मतलब ये वाला जो मेरा सप्लाई जोन है ये ज्यादा पावरफुल है जिसने एक डिमांड जोन को ब्रेक किया, है ना। अपने ऑपोजिट वाले को जो हरा देता है उसमें पावर थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल से, ठीक है। ये हमने इस टॉपिक में सीखा। आई होप समझ आ गया होगा सबको। दो तीन एग्जांपल्स भी हमने देख लिए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब बात करते हैं हम लोग आज के थर्ड टॉपिक की, जो है विक टू विक मार्किंग। हमने बॉडी टू विक मार्किंग सीखी थी कि प्रॉक्सिमल लाइन बॉडी पे रखी जाए और एक डिजिटल लाइन विक पे रखी जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन काफी आसान है ये उस मार्किंग से। इसको हम लोग तब करते हैं जब बेस कैंडल मतलब बहुत ज्यादा कम छोटी रेंज में हो और हमारे पास काफी अच्छा बड़ा सा जोन हो, छोटी सी रेंज में बेस कैंडल हो। यहाँ पे बॉडी टू मार्किंग बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा जोन, इसलिए हम लोग इधर विक टू विक कर लेते हैं जिससे जोन थोड़ा बड़ा दिखे हम लोग को। और विक टू विक मार्किंग तब करनी जब लेग आउट कैंडल बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो। लेग आउट कैंडल अगर बहुत अच्छी है, जोन छोटा सा दिख रहा है, तो विक टू विक मार्क कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। विक टू विक मार्किंग कैसी होगी, प्रॉक्सिमल लाइन सबसे ऊपर वाली विक पे, डिजिटल लाइन सबसे नीचे वाली विक पे। बहुत आसान है, जैसे हमने वो वाली सीखी थी, उधर थोड़ा बॉडी वाला लफड़ा था, इधर वही सेम सीन। एक्सेप्शन मार्किंग भी देखो इधर हो रही है। प्रॉक्सिमल डिजिटल लाइन कितना है, सबसे ऊपर वाली विक पे, प्रॉक्सिमल लाइन सबसे नीचे वाली विक पे। अब देखो इधर एक्सेप्शन मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट भी कवर अप हो गया विक टू विक में भी, ठीक है। सो विक टू विक मार्किंग हम लोग इसी तरह करेंगे। अब एक दो जोन की विक टू विक मार्किंग करके देख लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, जिससे अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। कोई सा भी स्टॉक लेते हैं, अबाउट इंडिया ले लिया आपकी मैंने, ठीक है। अब कोई ऐसा जोन दिखता है जो बहुत बड़ा हो, जिसको देख के मैं बोलूँ कि अरे यहाँ पे विक टू विक मार्किंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, क्वार्टरली पे कोई नहीं है, मंथली में इसको देखो हम लोग विक टू विक कर ही नहीं सकते, करते तो फिर क्या होता, मतलब पूरा लेगिन कैंडल जैसा पूरा जोन कवर अप हो जाता है यहाँ पे। वीकली में देखते आई थिंक कुछ मिल जाए। अब देखो जैसे कोई अच्छा सा जोन मुझे दिख जाए जिसको विक टू विक मार्क कर पाऊँ पहले मैं। हाँ कोई भी ऐसा जोन इधर दिख नहीं रहा है मुझे, इधर भी विक बहुत बड़ी है। चलो इस वाले को करके दिखा देता हूँ मैं, बहुत अच्छा तो नहीं है। चलो ये रहा, ये बेटर लग रहा है मुझे। एक जोन मुझे मिल गया थोड़ा ठीक ठाक सा, थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा एकदम एक्सीलेंट नहीं है।
अगर मुझसे पूछते तो मैं इसको प्रॉपर विक टू विक मार्किंग नहीं करता, बट यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ एक मैं तुम्हें कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये मेरे डिमांड जोन की विक टू विक मार्किंग है, बहुत आसान है। लेग इन, दो बेस, लेग आउट, विक टू विक मार्किंग। ठीक है, एक सप्लाई जोन की भी देख लेनी चाहिए, लगे हाथ। सो इसको सप्लाई जोन देखो, लेग इन, बेस, लेग आउट। ठीक है, विक टू विक मार्किंग करनी हो तो कैसे करेंगे? ये रहा मेरा एक विक जाएगा इधर, नीचे वाली विक पे एक लाइन जो कि प्रॉक्सिमल लाइन है, ऊपर वाली विक पे मेरी डिस्टल लाइन। ये मेरे सप्लाई जोन की विक टू विक मार्किंग है। ठीक है, एंड ये सप्लाई जोन तुम लोग देख सकते हो स्टॉप लॉस हो गया। इसके पीछे कई रीजंस होते हैं। सप्लाई जोन, डिमांड जोन भी स्टॉप लॉस होते हैं, बट उसको फिल्टर जब हम लोग करेंगे तो हम लोग रीजंस पढ़ेंगे उसको किस बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट निकल के आएंगे। ठीक है, अभी तुम्हें स्टॉप लॉसेस दिख रहे होंगे कहीं कहीं पे, कुछ चल रहे हैं, कुछ स्टॉप लॉस हो रहे हैं। अब उनको जब फिल्टर करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। सो ये मेरी विक टू विक मार्किंग थी डिमांड जोन की एंड सप्लाई जोन की। हाँ, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। ये काफी छोटा सा टॉपिक था, अभी हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज, वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। सो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आज के हमारे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, प्लीज़ ध्यान से देखना। एंड ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा समझ आना चाहिए। देखो, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट कोई बात नहीं, जिसको ये समझ आ गया यार, मतलब चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उतनी अच्छी भी होती है। तो जो चीज़ तुम्हें थोड़ी हार्ड लगी वो चीज़ तुम्हें उतना रिटर्न भी देगी। अब डिमांड जोन को फिल्टर करते हैं थोड़ा, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग डिमांड जोन को फिल्टर करेंगे, अभी डिमांड जोन को भी, सप्लाई जोन को भी। ये मैं डिमांड जोन के लिए बता रहा हूँ, सप्लाई जोन के लिए भी सिमिलर सा रहेगा। तो समझ लेना ऑपोजिट कैसा होगा इसका। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है तुम्हारे सामने और ये एक डिमांड जोन है, दोनों डिमांड जोन है। बताओ ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? दोनों में एक बेस कैंडल है, दोनों में लेग आउट कैंडल एक्सप्लोसिव है, मतलब एक्साइटिंग है। ठीक है, अब जहां तक मुझे लगता है कई लोगों ने सेकंड बोला होगा, सेकंड ठीक भी है, बट रीजन क्या होगा? ठीक है, रीजन है क्लोजिंग का। हमने पहले भी एक दो बार क्लोजिंग की बात करी है। अब अगर तुम पहले वाले डिमांड जोन को देखोगे, ये मेरी लेग इन कैंडल थी, है ना? ये मेरी बेस कैंडल है और ये मेरी लेग आउट कैंडल है। लेग आउट कैंडल ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग मतलब ये कह रहा हूँ, ये विक, मतलब मैं विक की बात ही नहीं कर रहा, क्लोज तो यहीं पे हुई है ना। क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई है, इस वाली पुरानी लेग इन कैंडल को भी बीट नहीं कर पाई। अब इधर देखते हैं, ये मेरी लेग इन कैंडल है, ये मेरी बेस कैंडल है, ये मेरी लेग आउट कैंडल। इस लेग आउट कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये जो मेरी लेग इन कैंडल बनी उसके भी ऊपर क्लोजिंग, तो ये जोन मेरा ज्यादा पावरफुल है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है। ये मेरा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी इसके आगे थोड़ा एडवांस चलेंगे। ये वाला जोन मेरा इससे कम पावरफुल है, इसका रीजन यही कि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है और इसकी क्लोजिंग अच्छी है क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये वाली कैंडल खत्म यहाँ पे हुई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब ये जोन अच्छा है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट था। अब थोड़ा और वाइडर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्राइस आ गई थी डाउन। ठीक है, सेम इधर भी दो फिगर है, ज्यादा पावरफुल कौन सा है? देख के पता चल रहा है सेकंड वाला है। अब क्यों है? सेम रीजन है। क्लोजिंग देखो इधर दोनों में अच्छी है। क्लोजिंग की बात की जाए, लेगिन ये थी, बेस ये, लेग आउट एक। लेग आउट कैंडल देखो मल्टीपल हो सकती है, लेगिन कैंडल में एक ही कंसिडर करूंगा। इधर तीनों लेगिन नहीं है, लेगिन मेरी एक ही है। ठीक है, क्लोजिंग दोनों की अच्छी है इधर। इसने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे भी एक बेस कैंडल है, यहाँ पे भी एक बेस कैंडल है, सब कुछ सेम है। अब ये दोनों में से ये ज्यादा पावरफुल क्यों है सेकंड वाला? इसका रीजन क्या है? एक रेंज थी मेरी, प्राइस आई कहाँ से थी? यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक आई थी। ठीक है, फिर ये बेस कैंडल बनी, ये एक लैगिंग कैंडल थी मेरी। ठीक है, जब इसने क्लोजिंग दी, इसने सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग दी, बस अपने लेगिंग को बीट करी, पुरानी रेंज को बीट नहीं करा। क्या अगर कितना अच्छा होता है ये यहाँ पे क्लोजिंग देती, मतलब लगातार दो तीन लेग आउट बनती और यहाँ क्लोज देती, या फिर बीच में बेस कैंडल भी बन जाती, चलता मेरे को। बट क्लोजिंग यहाँ पे देती, ये वाली जोन यहाँ तक क्लोजिंग दे दे तो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, पुरानी रेंज को अगर कोई जोन बीट कर देता है तो वो जोन अपने आप में काफी पावरफुल है। रेंज का मतलब जहां से प्राइस आ रही है उसको पूरे को बीट कर दे। अब देखो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। ठीक है, ये मेरी एक लगआउट कैंडल बनी, ये मेरी एक और लगआउट कैंडल बनी, क्लोजिंग इसने यहाँ पे आके दी है। इसकी क्लोजिंग तो सिर्फ लेगिन के ऊपर थी, इसकी क्लोजिंग पूरे मूव के ऊपर है। पूरा जो मेरा रेंज था उसको बीट करके ये उससे ऊपर बनी है, पुरानी पूरी रेंज को खत्म कर दिया। अब पुरानी कोई रेंज मतलब सिर्फ एक ही रेंज देखनी, ये नहीं कि प्राइस कभी यहाँ पे थी, ये मेरी एक रेंज हो गई, एक रेंज मेरी बहुत ऊपर बनी, उसको भी तुम देख लो कि भाई उसको तो बीट नहीं किया।
इस तरह तो जब तक ऑल टाइम हाई लगेगा, जब तक अच्छी क्लोजिंग मिलेगी ही नहीं। हमें सिर्फ पिछली रेंज को देखना है, जहां से प्राइस आई है, सिर्फ पिछली रेंज जिसमें वो डिमांड जोन बना उसकी पिछली रेंज को बीट कर दे, तो वो डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जिससे एकदम क्लियर फिगर आए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। ये मेरा पहला वाला है, देखो पहली वाली मूव यहाँ तक गई थी प्राइस, यहाँ कोई सप्लाई जोन रहा होगा मे बी, है ना, जिससे प्राइस डाउन आई है। नहीं भी रहा हो तो भी प्राइस यहाँ से डाउन आई है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ये मेरा पहला डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन ने यहाँ तक गया है ये डिमांड जोन, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, पिछले मूव के ऊपर नहीं दी, मतलब इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है। लेगिन वाली ठीक है, बट क्लोजिंग मेन इसी तरह देखनी है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है पहले वाली की। ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं। यहाँ कोई मेरा सप्लाई जोन बन के वापस प्राइस डाउन आई है, ये मेरा एक डिमांड जोन बना। सेकंड वाले में देखो, इस डिमांड जोन ने यहाँ तक जाके क्लोजिंग दी, इस सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया। हमने ब्रेक की बात कर ली, डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है। इसने पुरानी पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग अच्छी दी, सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये वाला मेरा डिमांड जोन पावरफुल है, बिकॉज इसने क्लोजिंग अच्छी दी। सप्लाई जोन ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम भूल भी जाओ तो भी इसने क्लोजिंग अच्छी दी, यहाँ पे जाके इसने क्लोजिंग की है। अब थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला देखो डिमांड जोन बना, यहाँ सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, नहीं भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी प्राइस आ रही हो, पुरानी रेंज अपनी ये थी, इसको बीट नहीं कर पाया ये, है ना। हमने देखो इधर पुरानी रेंज, यहाँ अगर तुम इसको देखते थर्ड वाले में, मैंने इसको कंसिडर ही नहीं किया, पिछली रेंज को कंसिडर करना है ना। अगर मैं इसको कंसिडर करता तो इस बोलता मैं ये भी क्लोजिंग अच्छी नहीं, इस तरह तो ऑल टाइम हाई जब तक आता नहीं, जब तक क्लोजिंग अच्छी ना होती। इसलिए हम लोग को सिर्फ ये वाली मूव देखनी है, इसमें हम लोग को ये वाली मूव देखनी है बस। अब इधर हम लोग ये वाली मूव देखेंगे, प्राइस तो यहीं से डाउन आ गई ना, यहाँ तक गई ही नहीं, मतलब क्लोजिंग अच्छी नहीं है। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन से प्राइस फिर से उठी है ना, ये वाले डिमांड जोन से प्राइस फिर से उठी है। सबसे पहले तो ये वाला डिमांड जोन मेरा पावरफुल नहीं था। अब फिर से जब प्राइस होती, फोर्थ वाले डिमांड जोन ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है, इस वाले पूरे मूव के तो ऊपर ही है ना ये भी, अब फ्लैक्चुएट करके डाउन आ गया, बट क्लोजिंग अच्छी दी है। फोर्थ वाला मेरा क्लोजिंग अच्छी दे के गया। अब बात करते हैं फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाला जो डिमांड जोन है, इसने तो प्राइस को ऑल टाइम हाई दे दिया, सबसे ऊपर क्लोजिंग, तो इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। तो ये हमारा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट किस तरह ये काम करता है हमने देखा। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है इधर, कि हम लोग की प्राइस कैसे किसी जोन को बीट कर रही है तो कितनी पावर दिखा रही है अपनी। जब भी प्राइस किसी जोन को बीट करती है, किसी रेंज को बीट करती है, वो अपनी पावर दिखाती है, उस वो जोन अपनी पावर दिखा देता है वहां पे, कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, सो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ट्रेड टाइगर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखोगे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी फिगर। तो गाइस मैंने ट्रेड टाइगर ओपन कर लिया है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खोलते हैं, किसी भी एक को, ग्राफ को खोलना है हम लोग को। तो जो मार्किंग्स करिए उन्हीं में से किसी एक को खोल लेते हैं, जैसे निफ्टी बैंक ले लेते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर निफ्टी कंसोल करके, जिसमें मैं समझा पाऊँ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वीकली का है, आई थिंक मैंने डेली पे ड्रॉ कर रखा होगा ऑलरेडी। ये देखो ये रहा, ये वाला जोन मेरा, ये वाला डिमांड जोन, कहीं ना कहीं पुरानी इसकी मूव देखना, पुरानी मूव क्या है, ये वाला डिमांड जोन मेरा ड्रॉप बेस रैली का, और ये एक और रैली बेस रैली का बन रहा है, सेम दोनों कंबाइनिंग जोन दिया, आगे हम लोग बहुत आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये मेरा एक डिमांड जोन बन रहा है ड्रॉप बेस रैली का। फिर एक बेस कैंडल बनी, इसने क्लोजिंग कहाँ दी, पिछले पूरे मूव के ऊपर। पेंसिल ले लेते हैं, मेरी पिछली पूरी मूव कितनी थी, ये वाली। ठीक है, ये जो मेरा डिमांड जोन बना, इसने क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ 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 तक गया ये, और पिछली मूव मेरी यहीं पे थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ना। समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट है इधर, इसके ऊपर क्लोजिंग दी इस डिमांड जोन ने, मतलब ये डिमांड जोन मेरा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अभी मैंने एंट्री स्टॉप लॉस मार्क कर रखा है, जिसको ट्रेड करनी कर सकता है, इधर अच्छा खासा मार्किंग है प्रॉपर। अगर तुम्हें करना है तुम भी इधर ले सकते हो, पर प्राइस अभी बहुत ऊपर है, एक ओरिजिन की एंट्री इधर जल्दी मिलेगी भी नहीं। ठीक है, पर अगर मिलती है तो बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री है ये। तो एक बार के लिए इसको डिलीट कर दूं मैं, जिससे मेरा बाद में अगर एनालिसिस डिस्टर्ब ना हो। चलो हो गया इतना, ये वाला आई थिंक काफी है, बट कर देते हैं चलो। ये मेरे डिमांड जोन का एग्जांपल था क्लोजिंग का। ठीक है, और भी अगर तुम देखो इसकी बात करोगे, इसने भी ऑल टाइम हाई दे दिया एक तरह से, पिछले पूरी मूव को बीट ही कर रखा ऑलरेडी।
तो यहाँ पे क्लोजिंग कॉन्सेप्ट अभी वर्क ही नहीं कर रहा। चलो पीछे चलते हैं, एक सप्लाई जोन बीसी वाले में देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। ये लाइंस थोड़ी मूव हो गई यार, वापस सेट करना पड़ेगा इसको लग रहा है। ये देखो, ये मेरा सप्लाई जोन, ठीक है। इसने पर एक फॉर्मेलिटी करी है, अभी तक पूरी तरह क्लोजिंग दी नहीं है ना। इस वाले ने फॉर्मेलिटी करी है, पूरी तरह से क्लोजिंग थोड़ी दी है अभी। और पीछे देखते हैं, इसने भी पूरी मूव के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। क्लोजिंग दी है इसने, डिमांड जोन को भी ब्रेक किया है, अपनी पावर वहां भी दिखाई, बट एक क्लोजिंग जो होता है ना एकदम सारी मूव के नीचे दे दे, वो वाली नहीं मिली मुझे। एक दो स्टॉक कोई और देख लेते हैं। आई थिंक हार्डवेयर के स्टॉक में मुझे मिल जाएगा शायद। एक बार चेक कर लेते हैं, हार्डवेयर का स्टॉक खोलते हैं एक बार। हार्डवेयर मेरे में एडेड भी है, मेरे को बस ओपन करना है इसको। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई सा भी स्टॉक ले लो जो अभी ऑल टाइम लो पे चल रहा है। हार्डवेयर का चलो मिल गया। ये देखो, यहाँ पे देखना आप सप्लाई जोन्स को। वीकली में आई थिंक स्ट्रक्चर क्लियर ही है। थोड़ा पीछे चलते हैं जहाँ पे मुझे एक अच्छा एग्जांपल मिल जाए सप्लाई जोन का। ये देखो, ये रहा, ठीक है। इसकी पिछली मूव देखना अभी। आई थिंक ये भी प्रॉपर एग्जांपल नहीं है क्लोजिंग का, पिछली मूव यहाँ से आई है और इसने अभी तक क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी है, तो ये भी एक प्रॉपर एग्जांपल अभी तक नहीं मिला मुझे। मंथली पे देख के देखते हैं एक बार, शायद मंथली पे थोड़ा अच्छा फिगर मिल जाए। ये देखो, ये रहा, ये मेरी एक मूव है, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। ये मेरी मूव थी जहां से प्राइस आई, ठीक है। ये मेरा मंथली का बना सप्लाई जोन, ठीक है। इस सप्लाई जोन ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, यहाँ पर। देख रहे हो, पिछली पूरी मूव को बीट करके इस सप्लाई जोन में ओरिजिन है, प्राइस का ओरिजिन होता है जहां से प्राइस मूव करनी स्टार्ट करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया ये, है ना। तो ये सप्लाई जोन अपने आप में कितना पावरफुल हुआ। अगर कभी भी प्राइस यहाँ पे वापस आती है, ये पक्का रोकेगा प्राइस को, यहाँ से प्राइस डेफिनेटली डाउन आएगी ही आएगी। ये सप्लाई जोन प्राइस को एक बार के लिए ऊपर नहीं जाने देगा, डाउन तो करेगा ही करेगा। बिकॉज ये सप्लाई जोन ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, इसमें और भी एनालिसिस लगी है मेरी। बट पावर की बात करें तो इसकी सप्लाई जोन की पावर के हिसाब से भी इसको रोक ले गए आराम से। अगर प्राइस फ्यूचर में कभी भी यहाँ तक आती है, अभी तो बहुत लो चल रहा है स्टॉक, फ्यूचर में इसके चांसेस हैं उठने के, पर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने और भी एनालिसिस करी है, बट क्लोजिंग की बात इतनी ही थी। सप्लाई जोन की क्लोजिंग भी हमने देख ली, डिमांड जोन की क्लोजिंग भी देख ली। आई थिंक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही गए होंगे अब तक। और आज हमने सीखा सप्लाई जोन की क्लोजिंग के बारे में, डिमांड जोन की क्लोजिंग के बारे में, पावर ऑफ अ जोन्स, पावर ऑफ टाइम फ्रेम सीखा हमने, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट प्रॉपर सीखा। सो आई थिंक सारी चीजें अब तक समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तुम्हें अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट भी करना एक बार, जिसको भी अच्छा लगा। और कुछ ना समझ आए तो कोई भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। तुम्हें हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है। तो आज की वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।